हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम अभिव्यक्ति और माध्यम के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल करेंगे जो कक्षा 11 और 12 दोनों क्लासों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसमें जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए गए हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस वीडियो में हम इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सभी लेके आए हैं, तो आप वीडियो जरूर ध्यान से देखते रहें और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद कर लें जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान छापा खाना का आविष्कार हुआ है। तो आज के समय का जो छापा खाना चल रहा है, जहां पे जो अखबार प्रिंट होते हैं, तो जो छापा खाना का जो वर्तमान छापा खाना का जो आविष्कार हुआ है वो कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। कौन से देश में हुआ है? जर्मनी जो है, इसमें जो वर्तमान छापा खाना है इसका आविष्कार हुआ था और वहीं से जो हमारे यहाँ पे आया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापा खाना गोवा में कब खोला गया? तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि भारत का पहला छापा खाना कहाँ खोला गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर पूछा जाए कब खोला गया था, तो इसका जो आंसर है वो आपका है 1556। कितना है? 1556। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं कि भारत में पहला छापा खाना गोवा में खोला गया था और किस सन में खोला गया है? 1556 ईस्वी में खोला गया है। आइए इसी प्रकार से आगे हम क्वेश्चन देखते रहेंगे। आपके लिए जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखें और इनको याद करते चलें, बिल्कुल भी वीडियो स्किप ना करें। आइए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? तो जो वर्तमान छापा खाना है इसका आविष्कार किसने किया था? देश का नाम तो हमने देख लिया है कि जो जर्मन है, तो जर्मनी में हुआ था आविष्कार जो वर्तमान छापा खाना है, लेकिन किया किसने था? तो उसका आंसर है गुटेनबर्ग ने किया था। किसने किया था? गुटेनबर्ग ने इसका आविष्कार किया था। तो याद रखना है कि जर्मनी में जो छापा खाना है पहला कहाँ खोला गया था? गोवा में खोला गया था। और कब खोला गया था? 1556 ईस्वी में खोला गया था। और इसके जो आविष्कारक है वो को है गुटेनबर्ग ने खोला था। इसकी आविष्कार गुटेनबर्ग है। तो इससे आपके बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं। हम पुराने क्वेश्चन पे रिवाइज आपको करवाते जा रहे हैं, आप वीडियो ध्यान से देखते चलें। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो टीवी पर आपकी जो खबरें जो प्रसारित होती हैं, प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण पहला ऑप्शन है बैजुअल। तो बैजुअल जो डाटा होता है इससे आपकी खबरें आती हैं, नेट से भी आप देखते हैं खबरें। और जो वाइड है, जो वाइड वेब होती है उनसे भी हमारी खबरें आती हैं। इसलिए इसमें हम आंसर लगाएंगे उपर्युक्त सभी। जो खबरों के लिए महत्वपूर्ण है वो सभी है, नेट भी जरूरी है और विजुअल भी जरूरी है और बाइट भी जरूरी है। तो ये तीनों चीजें आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप इसका आंसर क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार की भाषा ऐसी हो। रेडियो समाचार जो होता है उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? तो उसकी भाषा के लिए आप पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें सामाजिक और तत्सम शब्दों की बहुलता हो। तो तत्सम शब्दों का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पे रेडियो की भाषा की बात हो रही है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है जिसमें आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होगा तो जो रेडियो का समाचार होगा वो किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए होगा, सभी जगह के लिए नहीं हो पाएगा। तो इसका जे आंसर भी नहीं होगा। अगला, जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके। बिल्कुल सही बात है, जो समाचार है वो वाचक है, जो पढ़ने वाला है वो आसानी से क्या हो सके? पढ़ सके, ऐसी भाषा होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सा आंसर इसका हो जाए। जिसमें कठिन शब्द हो वो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रेडियो समाचार की भाषा कठिन शब्द होंगे कोई समझ नहीं पाएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सा। जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके, ऐसे समाचारों की भाषा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेडियो माध्यम है। तो जो रेडियो माध्यम आपका है ये कैसा माध्यम होता है? तो आपको बताना है कि रेडियो माध्यम जो होता है वो कैसा। तो आप देखते हैं कि जो हम टीवी पर समाचार देखते हैं वो कैसा होता है? दृश्य होता है। लेकिन जो रेडियो पर सुनते हैं, रेडियो एक सुनने वाला होता है,
तो जो रेडियो पे समाचार सुनते हैं वो कैसा होता है, केवल श्रव्य होता है। तो इसका आंसर आ ना हो के क्या होगा, इसका आंसर हमारा बा होगा कि रेडियो पर जो माध्यम है, रेडियो माध्यम एक श्रव्य माध्यम है, दृश्य नहीं है। जो टीवी पर देखते हैं वो दृश्य भी है और श्रव्य भी है, लेकिन रेडियो कैसा है, केवल श्रव्य माध्यम है। पहले के जमाने में रेडियो चलते थे, आज के समय में तो रेडियो नहीं चलते हैं, लेकिन पहले के समय में हमारा रेडियो चलता था जिसमें लोग बाग समाचार सुनते थे। आइए अगला क्वेश्चन है, समाचार के प्रकार होते हैं, तो आपको बताना है कि समाचार के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। समाचार आपके पास कितने प्रकार के होते हैं, तो समाचार आप देखेंगे ऑप्शन 3, 5, 7 या 9। तो हमारे यहाँ पे जो समाचार के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं समाचार के प्रकार। तो समाचार के कितने प्रकार होंगे, 3। रेडियो कैसा है, श्रव्य। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से पत्रकार का प्रकार नहीं है। तो जो पत्रकार होते हैं, जो प्रेस वाले होते हैं, उनका जो प्रकार नहीं है, तो इनमें से आपको बताना है कि 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा प्रकार पत्रकार का नहीं है। तो पहला है पूर्णकालिक, बिल्कुल हो सकता है। पूर्णकालिक का मतलब क्या होगा कि हर समय के लिए है, तो पत्रकार होता ही है। अंशकालिक, ऐसा भी हो सकता है कि अंशकालिक भी हो सकते हैं, कुछ समय के लिए पत्रकार हैं और बाकी अपना काम दूसरा कहते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अगला फ्रीलासन, तो फ्रीलासन भी हो सकते हैं, लेकिन संवाददाता नहीं हो सकते, क्योंकि संवाददाता पत्रकार में नहीं होते, जो होते हैं रेडियो, उसमें जो टीवी होती है, टीवी की जो लाइव दिखाते हैं उनको क्या कहते हैं, संवाददाता। उनसे कहा जाता है हमारे संवाददाता से संपर्क हो रहा है, मतलब जो आपका टीवी के लिए जो कैमरा लिए रहते हैं वो क्या है, वो संवाददाता में आते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा, प्रकार नहीं है पूछा गया, तो ये 3 तो आपके सही हो रहे हैं। तो जो संवाददाता है जे नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, द। संवाददाता किसमें होते हैं, आपके टीवी में होते हैं, ना कि पत्रकारिता में। अगला क्वेश्चन है हमारा, समाचार लेखन की शैली है। तो इनमें से आपको बताना है कि समाचार जो लेखन की शैली होती है वो कैसी होती है। तो समाचार की सीधी पिरामिड शैली, आड़ी पिरामिड शैली, त्रिशी पिरामिड शैली या उल्टी पिरामिड शैली। तो इसमें जो समाचार की अपनी जो पिरामिड शैली होती है वो उल्टी पिरामिड शैली होती है। कैसी होती है, उल्टी पिरामिड शैली आपकी होगी। तो समाचार की जो शैली है वो कैसी है, उल्टी पिरामिड शैली है। तो आपका इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा द। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला हमारा क्वेश्चन है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो संवाददाता जो होती है, जो टीवी पर अपन को लाइव दिखाते हैं या जो वहां पे जाते हैं, कोई खबरें हमें बताते हैं, तो उनका जो जो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो काम के विभाजन, लाइव तो हो नहीं सकता, लाइव तो आप वो दिखाते हैं, वो वाइड नहीं होगा, रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो जो काम का जो विभाजन है, विभाजन पूछा गया है, संवाददाताओं के बीच में जो काम विभाजन हो जाए कि तुम्हें यह करना है, तुम्हें ये करना है, उसको बीट कहते हैं। क्या कहेंगे, बीट। तो संवाददाताओं के बीच में जो काम का विभाजन होता है उसको बीट कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन कैसा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, रेडियो नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करती है। तो रेडियो के लिए जो नाटक है उसके लिए जो कहानी का जो चुनाव है किन बातों पर निर्भर करता है। तो रेडियो नाटक के लिए जो कहानी का चुनाव है किन बातों पर निर्भर करेगा। इसका पहला है, कहानी घटना प्रधान ना हो। कहानी कैसी ना हो, घटना प्रधान। अगर कहानी घटना प्रधान नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा, आप जानते हैं कि उसमें घटनाएं तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। जब तो कहानी सुनने नाटक में मतलब कहानी नाटक के लिए कहानी का चुनाव किन बातों पर निर्भर करता है, तो होनी चाहिए। अगला, कहानी की अवधि ज्यादा ना हो। तो ये हो सकता है क्योंकि अगर आप कहानी सुन रहे हैं उसकी अवधि ज्यादा होगी, मतलब 2 दिन चल रही बराबर कहानी, तो कोई नहीं सुनेगा। तो कहानी की अवधि कैसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहानी जो होना चाहिए वो कैसी हो, छोटी हो। अगर कहानी छोटी होगी तो सभी लोग उसको सुनेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर अपना हो जाएगा बा। क्या हो जाएगा, बा। कहानी की अवधि ज्यादा ना हो। अगला देख लेते हैं, जी तो अपना मतलब श्योर हो गया है। आगे देखें,
पात्रों की संख्या सीमित ना हो। अब पात्रों से मतलब नहीं है, कहानी तो है, कहानी में रुचि होना चाहिए व्यक्ति की। अब पात्र 2 हो या 4 हो या 8 हो, कितने भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उपयुक्त सभी तो उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया है बा, कि कहानी की अवधि ज्यादा ना हो, समय ज्यादा नहीं होना चाहिए, कहानी एक लिमिट की होना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम है। तो जो आज के समय में जो संचार माध्यम चल रहे हैं, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, इंटरनेट है, मुद्रित प्रिंट माध्यम है, इनमें से सबसे पुराना माध्यम क्या है? तो आप जानते हैं टेलीविजन तो अभी का माध्यम है, तो ये नहीं हो सकता है। दूसरा है एक रेडियो भी अभी का चला है, इंटरनेट तो फिलहाल में चल ही रहा है। तो जो मुद्रित प्रिंट माध्यम जो होता था, आप देखते थे रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उन्होंने इसी के माध्यम से अपनी खबर पहुंचाई थी, आपने नाटक में देखा होगा। तो इसका आंसर क्या होगा है मुद्रित प्रिंट माध्यम, इसका सही आंसर होता है कि आधुनिक जो संचार माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, तो मुद्रित प्रिंट माध्यम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में समाचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन है। आपको इसका आंसर पता ही होगा कि भारत में जो सबसे ज्यादा प्रचलित माध्यम इनमें से कौन सा है संचार का, तो रेडियो बिल्कुल नहीं है, समाचार पत्र बिल्कुल नहीं है, पत्रिकाएं बिल्कुल नहीं है, टेलीविजन आप जानते हैं, टेलीविजन पे आप लोग सभी लोग आजकल सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन सा साधन हो गया है, टेलीविजन, हमारा टीवी हो गया है, टेलीविजन को टीवी कहते हैं। तो टीवी है सबसे ज्यादा लोकप्रिय माध्यम। आइए अगला क्वेश्चन है, प्रमुख जनसंचार माध्यम है। तो अगला है प्रमुख जनसंचार जो माध्यम है, प्रमुख जनसंचार माध्यम क्या है, तो प्रमुख जो जनसंचार माध्यम है, जनसंचार मतलब सभी लोगों को पहुंचने वाला जो माध्यम होता है वो क्या है, तो आप देखते हैं रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, जो सभी जनसंचार माध्यम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द उपर्युक्त सभी, जो सभी क्या है जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं, मतलब खबर फैलाने माध्यम कहलाते हैं। तो आप जानते हैं रेडियो से भी, टीवी से भी, इंटरनेट से भी, उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम क्या है। तो महंगाई की बात हो रही है, तो आप इनमें से इसका भी आपको पता होगा कि सबसे महंगा जनसंचार का माध्यम क्या हो सकता है। तो महंगाई में आप जानते हैं कि टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, इंटरनेट सबसे महंगा माध्यम होगा इसका। सॉरी ये है, समाचार पत्र नहीं है महंगे, टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, कौन सा, इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो सबसे महंगा माध्यम है जनसंचार का। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना इंटरनेट। क्योंकि आप जानते हैं टीवी पे यदि 1 घंटा की वीडियो आप देखोगे कुछ नहीं लगेगा आपको, लेकिन यदि नेट पे देखोगे आपका 2 GB नेट या 3 GB नेट खत्म हो जाएगा, आपको फिर से डाटा रिचार्ज करना पड़ेगा। तो महंगा क्या है, सबसे महंगा इंटरनेट ही तो है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, रेडियो समाचार कॉपी की एक पंक्ति में अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए। तो जो रेडियो समाचार कॉपी होती है, जो कॉपी बनाई जाती है, जो पंक्ति होती है, उनमें अधिक से अधिक कितने वर्ड होने चाहिए। तो एक जो शब्द, एक लाइन होती है, एक पंक्ति होती है, उसमें अधिक से अधिक कितने शब्द होने चाहिए। तो उसका आंसर होगा 12 से 13 शब्द होने चाहिए, ना ज्यादा कम हो ना ज्यादा ज्यादा। तो कितने होना चाहिए, 12 से 13 शब्द होना चाहिए जो रेडियो की कॉपी होती है उसकी एक पंक्ति में। अगला, बीट से जुड़ा समाचार लिखा जाता है। तो बीट से जो जुड़ा होता है वो समाचार लिखा जाता है, जो आपको अभी हम बता चुके हैं बीट क्या है। तो बीट से जुड़ा जो समाचार होता है वो कैसा लिखा जाता है, तो इसका आपको आंसर बताना है। तो बीट से जुड़ा समाचार होता है जो उल्टा पिरामिड शैली से लिखा जाता है, क्योंकि जो इनकी शैली होती है वो कैसी होती है, उल्टा पिरामिड शैली होती है समाचार की। तो रेडियो जो बीट से जुड़ा होता है, बीट मतलब जो समाचार के जो संवाददाता होते हैं वे लोग इससे जुड़ते हैं बीट से, इनके काम का विभाजन क्या कहलाता है, बीट कहलाता है। और बीट से जुड़ा जो समाचार लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है, तार्किक विचारों की प्रक्रिया साहित्यिक लेखन की किस विधा में, किस विधा के अंतर्गत आती है। तो तार्किक विचारों की, तार्किक मध्य तर्क देने वाले विचार है, वो तार्किक विचारों की प्रक्रिया साहित्य लेखन की किस विधा के अंतर्गत आती है। तो जो साहित्य लेखन की किस विधा के अंतर्गत आएगी, तार्किक लेखन की बात कहा
कही गई है यहाँ पे। तो तार्किक वेधन जो है, आप देखेंगे कहानी में कोई भी तार्किक वेधन नहीं आएगा, तो इसका आंसर जी नहीं हुआ। नाटक, बिल्कुल नाटक, तो नाटक उसमें भी नहीं आएगा। एकांकी निबंध में आप तार्किक वेधन कह सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा जो होगा वो निबंध हो जाएगा, कि तार्किक जो आप विचार हैं वो किसमें लिख सकते हैं? निबंध में लिख सकते हैं। कोई कहानी में तर्क नहीं चलता है, तर्क केवल निबंध में ही आप चला सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन हमारा है, लेख लिखने में लेखन की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो लेख लिखने में, कोई भी आप लेख लिख रहे हैं तो लेख लिखने में लेखन की किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है कि लेख लिखने में जो लेखन की शैली का प्रयोग किसका होगा? तो इसमें मैं, मतलब मैं का प्रयोग ज्यादा होता है, कि लेख लिख रहे हैं तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, हम नहीं, आप नहीं। तो लेख लिखने में कौन सा होगा? मैं का प्रयोग ज्यादा होगा। अगला, क्रिकेट मैच का प्रसारण किस प्रकार का प्रसारण है? तो आप देखते हैं जो क्रिकेट मैच होता है उसका प्रसारण कैसा होता है? तो आप देखते हैं वहां पे जो लाइव चल रही है वो होता है क्रिकेट मैच का प्रसारण, मतलब हम कहेंगे सीधा प्रसारण होता है। कैसा होता है? सीधा प्रसारण होता है। तो इसका आंसर होगा सीधा प्रसारण। तो क्रिकेट मैच का जो प्रसारण होगा वो सीधा डायरेक्ट चलता है। अगला, निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन ऐसी चीज है जो कविता से संबंधित नहीं, जो कविता लिखी जाती है उससे संबंधित नहीं है। तो आप शब्द बिल्कुल है, कविता में शब्द लिए जाते हैं। भाषा, भाषा भी ली जाती है। छंद, छंदों के प्रयोग होते हैं। लेकिन वाद्य यंत्रों के प्रयोग कविता में नहीं होते हैं। तो कविता में बजाने वाले कोई भी यंत्र नहीं लिए जाते, क्योंकि कविता जो है वो एक नॉर्मल पढ़ी जाती है, इसलिए इसमें वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका द आंसर हो जाएगा। अगला है, कहानी का पहला तत्व किसे माना गया है? तो जो कहानी होती है उसका पहला तत्व किसे माना गया है आपको बताना है इसमें। तो कहानी में सबसे देखेंगे आप, जो कहानी होती है, जैसे ऑप्शन है पहला आ, कथानक, चरित्र चित्रण, कथोपकथन, भाषा शैली। तो इसमें सबसे पहला जो पहला तत्व है वो कथानक है। जो कथाकार है, जो कथानक है, जो लिखने वाला है, सबसे पहले वही आता है। तो कथानक पहले आएगा, उसके बाद बाकी चीजें आएंगी। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है? तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि विद्यार्थियों को अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होती है। तो आपको बताना है कि विद्यार्थियों में जो अभिव्यक्ति कौशल कैसे प्राप्त होगा। तो पहला है नया सोचने और नया लिखने से। बिल्कुल सही बात है, नया सोचेंगे और नया लिखेंगे तो कौन सा है? अभिव्यक्ति कौशल उनके पास जाएगी। पुराना निबंध जो बिल्कुल नहीं हो सकता, निबंधों को याद करके जो भी बिल्कुल नहीं हो सकता, परंपरागत विषयों पर बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति कौशल, कौशल मतलब होता है जो क्षमता, कौशल माने क्षमता आपकी। तो क्या है? नए सोचने से आपकी क्षमता बढ़ी, तो नई सोच और नया लिखने से होगा। तो आपका जी हो गया है। आइए अब हम देखते हैं इसमें रिक्त स्थान। तो हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो आपको रिक्त स्थानों में जो हिंदी है, आपकी हिंदी में वहां पे ऑप्शन भी मिल जाती है। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको क्या मिलेंगे? ऑप्शन मिलेंगे। उन्हीं ऑप्शनों में से आपको बताना है, तो बिल्कुल सरल हो जाएंगे। आप एक बार ध्यान से देख लें और बस आपको जो सभी रट जाएंगे, वो आपकी वार्षिक परीक्षा में इनमें से कहीं ना कहीं आएंगे। पक्का है कि आपको इनमें से कैसा ही मिलेगा। अगला है, हिंदी में नेट पत्रकारिता की शुरुआत खाली स्थान के द्वारा हुई। तो जो नेट पत्रिका है, नेट, नेट माने इंटरनेट पे जो पत्रिकाएं चलती हैं, तो उस पे जो शुरुआत हुई थी, के साथ हुई थी, किसके साथ में नेट पत्रिका की शुरुआत हुई थी? तो आप देखेंगे इसका है पहला वेब दुनिया, रीडिफ.com, तहलका.com, बिल्कुल नहीं। तो वेब दुनिया से आपकी शुरुआत हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वेब दुनिया। आइए अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापा खाना खाली स्थान में खुला। तो इसका आंसर आप जानते ही, बताइए जल्दी क्या हो सकता है इनमें से? तो इसका ये है बगल में आपका ऑप्शन है यहाँ पे। तो इनमें से क्या हो सकता है? तो आपको पता ही है कि इनमें से क्या होगा। इनमें से आपका होगा, इनमें से क्या होगा आपका? गोवा। कौन सा है? गोवा। अपन जाने गए हैं कि 1556 ईस्वी में सबसे पहले गोवा में छापा खाना की स्थापना हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। आइए अगला देखते हैं, मुद्रण की शुरुआत खाली स्थान में हुई थी। तो जो मुद्रण है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है
कि इनमें से जो मुद्रण है, मुद्रण की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो मुद्रण की जो शुरुआत है वो चीन से हुई थी, लेकिन छापाखाना की शुरुआत हुई थी जर्मनी से। अब जर्मनी बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? चीन, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है मुद्रण की शुरुआत। अगला है उल्टा पिरामिड शैली को खाली स्थान हिस्सों में बांटा जाता है। तो उल्टा पिरामिड जो शैली है वो कितने हिस्सों में बांटी जा सकती है? तो उल्टा पिरामिड शैली जो है वो 3 हिस्सों में बांटी जा सकती है, क्योंकि जो समाचार पत्र लिखते हैं वो उल्टी पिरामिड शैली में लिखते हैं। और समाचार पत्रों कितने हिस्सों के होते हैं, मतलब कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, इसलिए जो उल्टा पिरामिड शैली है ये भी 3 प्रकार से हिस्सों में बढ़ सकती है। आइए अगला क्वेश्चन है, समाचार लेखन के खाली स्थान प्रकार हैं। तो समाचार लिखने के कितने प्रकार हैं? या अगला बताया गया है समाचार लेखन में खाली स्थान ककार होते हैं। तो समाचार लेखन में कितने ककार या कितने प्रकार होते हैं? तो आपको इन दोनों का आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर होगा कि समाचार लेखन के खाली स्थान प्रकार होते हैं, तो 6 प्रकार होते हैं समाचार लेखन के, या समाचार लेखन में ककार होते हैं कितने? इसमें भी 6 होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हुआ संपादन के नाम पत्र स्तंभ खाली स्थान को प्रतिबिंबित कहता है। तो जो संपादक के नाम पत्र, माने कोई भी संपादक के नाम पत्र है, जो स्तंभ है इसका, स्तंभ खाली स्थान को प्रतिबिंबित कहता है। तो किसको जी प्रतिबिंबित करेगा? तो इसको है जो जनमत को प्रतिबिंबित करेगा, तानाशाह को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, क्योंकि जनमत को प्रतिबिंबित करेगा। तो इसका आंसर अपना हो जाएगा जनमत। आइए अगला क्वेश्चन है, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खाली स्थान होना चाहिए। जो कोई सफल जो साक्षात्कारकर्ता है वो उसमें क्या होना चाहिए? तो इसका अपना आंसर आप बताइए, इनमें से क्या हो सकता है? आप देखेंगे सुंदरता उसमें नहीं होगी, उसमें ज्ञान होना चाहिए। क्या है? तो पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो आप आंसर खुद लगा सकते हैं, जो बिल्कुल सरल था कि पर्याप्त ज्ञान। जो साक्षात्कार कहता है, मतलब किसी का इंटरव्यू कोई ले रहा है टीवी पर, तो उसमें क्या हो, पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। अगला, स्तंभ लेखन खाली स्थान लेखन का प्रमुख रूप है। तो जो कोई स्तंभ लेखन होता है वो किसका रूप होता है? तो आपका इसका आंसर बताना है आपको कि कौन सा रूप होता है। तो अपन बताएंगे इसका आंसर जो होगा वो है विचार परक। कैसा होगा? विचार परक होगा। कैसा होगा? विचार परक होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है संपादकीय को खाली स्थान की आवाज माना जाता है। तो संपादकीय जो होता है उसको किसकी आवाज माना जाता है? आम जनता की आवाज माना जाएगा, या आपका जो अखबार की आवाज माना जाएगा? तो इनमें से आपको आंसर बताना है, इन दोनों में से किसकी आवाज माना जाएगा। तो किसकी बात कही गई है? संपादकीय को। संपादक जो होता है वो किसकी आवाज है? वो अखबार की आवाज माना जाएगा। कैसा, क्या आंसर होगा आपका इसका? अखबार होगा। क्या होगा? अखबार इसका आंसर होगा, क्योंकि वो अखबार लिखता है। तो संपादकीय जो होता है उसकी आवाज कैसी है? अखबार की आवाज हो। संपादकीय की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ध्यान रखना है कि बात कर रहे हैं संपादकीय की। और किसी की बात करते तो आंसर और कुछ आ सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, संपादकीय जो होते हैं वो अखबार की आवाज इनकी माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अखबार की आवाज इनकी मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन आपका है, संपादक लिखते समय खाली स्थान गायब हो जाता है। तो संपादक जो होता है जो संवाद लिखते समय खाली स्थान गायब हो जाता है। तो संवाद लिखते समय क्या गायब हो जाएगा? आपको ध्यान देना है कि जो संवाद लिखते समय पाठक तो होता ही है, श्रोता तो होता ही है, लेकिन लेखक गायब हो जाता है। कोई भी संवाद हो तो वहां पे लिखते समय कौन गायब हो जाता है? लेखक गायब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, नाटक में पात्रों की संख्या खाली स्थान होनी चाहिए। तो नाटक में पात्रों की संख्या कैसी होती है? आप जानते हैं एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है और नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है। तो आइए इसके अपन ने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो मतलब खाली स्थान है, वो हल कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे सत्य असत्य। तो आपको इनमें से सत्य असत्य बताना है कि कौन सा सत्य होगा, कौन सा असत्य होगा। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहला हमारा है, पहला जो होगा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि समाचार पत्र का संपादन करने वाला
संवाददाता कहलाता है। तो समाचार पत्र का संपादन करने वाला क्या कहलाएगा? संवाददाता कहलाएगा क्या? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। तो इसका आंसर ये नहीं है, तो ये असत्य हो गया है। अगला, पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभागी कर्मचारी होता है। तो ये क्या होता है? क्या नियमित भोगी जो कर्मचारी होता है? तो आपको आंसर बताना है कि जो नियमित वेतनभोगी बिल्कुल कर्मचारी होते हैं, इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। तो दूसरा का आंसर ये सही होगा, क्योंकि पूर्णकालिक पत्रकार की बात कर रहे हैं। पूर्णकालिक पत्रकार जो होते हैं वो नियमित वेतनभोगी होते हैं, इनको हर महीने वेतन मिलती है। अगला, इंटरनेट अंतरक्रियात्मकता और सूचनाओं का विशाल भंडार है। तो आप बताना है ये सही बात है या गलत बात है कि जो इंटरनेट है अंतरक्रियात्मक और सूचनाओं का विशाल भंडार है। बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट आप जानते हैं कि जो होता है जो सूचनाओं का विशाल भंडार होता है। भारत में छापा खाना मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया। तो भारत में जो छापा खाना था वो किसके लिए खोला गया था? तो भारत में जो छापा खाना खोला गया था वो मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया था। तो बिल्कुल सही बात है। किसकी पुस्तकें खोलने मतलब लिखने प्रकाशित करने के लिए? मिशनरियों की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिए खोला गया था। अगला है, मुद्रित भाषा की विशेषता आलिखित भाषा का विस्तार है। तो आपको बताना है जी सत्य बात है या असत कि जो मुद्रित भाषा की विशेषता कैसी है? आलिखित भाषा का विस्तार है। तो गलत बात है। जो मुद्रित भाषा है की भाषा विश्लेषण की आलिखित नहीं है, लिखित भाषा का विस्तार होता है। आइए अगला देखते हैं हम। मुद्रित भाषा की विशेषता आलिखित भाषा, बिल्कुल गलत है जी। तो इसका आंसर तो अपना हो ही गया है। आइए अगला देखेंगे हम। मौखिक भाषा अनुशासन की मांग करती है। तो बताना है आपको कि जो मौखिक भाषा होती है वो अनुशासन की मांग करेगी या नहीं करेगी। तो जो मौखिक भाषा होती है ये अनुशासन की बात बिल्कुल नहीं करती। लिखित भाषा जो है वो अनुशासन की मांग करती है। अगला, रेडियो मूलतः एक रेखीय माध्यम है। तो बताना है कि जो रेडियो होता है वो एक रेखीय होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल एक रेखीय होता है। रेडियो होता है वो कैसा होता है? एक रेखीय होता है। अगला, रेडियो श्रव्य माध्यम है। तो आप जानते ही हैं कि रेडियो एक कैसा माध्यम है? तो कैसा है? रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। अगला, रेडियो एक दृश्य माध्यम है? बिल्कुल नहीं है। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, ना कि दृश्य। रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है। तो आपको अगला बताना है कि इसमें कठिन शब्द होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। अभी हम बता चुके हैं पहले कि रेडियो और टीवी की भाषा जो होनी चाहिए ऐसी होनी चाहिए जो श्रोता या पाठक को समझ में आ सके, ना कि कठिन हो। अगला है, भारत में कंप्यूटर शिक्षा बढ़ रही है। तो आप बताइए भारत में जो कंप्यूटर शिक्षा है बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है? आप जानते ही हैं कि भारत में जो कंप्यूटर शिक्षा है वो कैसी हो रही है? बढ़ रही है। अगला, बीबीसी, CNN, वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं। तो बीबीसी और CNN वाशिंगटन पोस्ट विश्व के प्रमुख शहरों के नाम हैं या नहीं है? तो बिल्कुल असत्य बात है, ये कोई शहरों के नाम नहीं है। अगला है, पत्रकारों के 5 प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं? आपको बताना है पत्रकारों के कितने प्रकार होते हैं। 5 के अभी अपन ने देखा था। बिल्कुल सही बात है। पत्रकारों के कितने प्रकार होते हैं? 5। अगला, पत्रकारीय लेखन की भाषा सरल होती है। तो पत्रकारीय लेखन की जो भाषा होती है वो सरल ही होती है। आइए अब अपन अगला देखेंगे। अगला देखेंगे, पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप समाचार लेखन है। तो पत्रकारिता का जो सबसे जाना पहचाना रूप है क्या है? समाचार लेखन है क्या? बिल्कुल सही बात है जी, समाचार लेखन है। अगला, नाटक की मूल विशेषता समय का बंधन है। तो नाटक की जो मूल विशेषता है वो समय का बंधन बिल्कुल नहीं है। अगला, नाटक के नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही है। तो नाटक के आंदोलनों के विकास में रेडियो नाटक की कोई भूमिका नहीं रही है। आपको बताना है कि रेडियो नाटक की कोई भूमिका रही है या नहीं रही है। तो बिल्कुल गलत है जी, जो भूमिका रही है यहाँ पे इसका आंसर असत्य हो जाएगा। अगला,
विभिन्न जनसंचार माध्यमों के लिए लेखक के तरीके अलग अलग हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेखक के तरीके कैसे हैं, सब माध्यमों के लिए अलग अलग हैं। अगला, कहानी का नाटक रूपांतरण असंभव है। तो कहानी का जो नाटक रूपांतरण असंभव है कि संभव है, तो असंभव नहीं है, तो आपका जो गलत हो जाएगा, संभव है। अगला, कहानी का नाटक रूपांतरण हो सकता है और जी बात संभव है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा संभव है। अगला अगला हम देखेंगे सही जोड़ियां आपको बताई गई हैं। तो आपका पहला जो है वो है संप्रेषण का सशक्त माध्यम क्या है। तो संप्रेषण का आपको बताना है सशक्त माध्यम क्या है। तो संप्रेषण का जो सशक्त माध्यम है वो आपका है विज्ञापन। तो पहले का क्या हो जाएगा, विज्ञापन हो जाएगा। अगला दूसरा है दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप क्या कहलाती है। तो आपको बताना है दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप क्या कहलाएगी, संवाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संवाद कहलाएगी। जानते ही हैं समाचार लेखन की मानक शैली होती है, कैसी होती है। तो जो समाचार लेखन की मानक शैली कैसी होगी, उल्टा पिरामिड की होती है। हम पढ़ चुके हैं कि समाचार लेखन की जो शैली है, मानक शैली कैसी है, उल्टा पिरामिड की होती है। अगला, संपादकीय पाठ संपादकीय पृष्ठ जो है वो कैसा होता है, आपको बताना है। संपादकीय जो पृष्ठ है वो कैसा है, तो वो है अखबार की अपनी आवाज। तो संपादकीय पृष्ठ कैसी है, अखबार की अपनी आवाज है। अगला, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। तो कथानक जो होता है वो कहानी का केंद्रीय बिंदु कहलाता है। तो आपको जो जोड़ियां सही जोड़ी हैं ये सब हो गई हैं, आप बिल्कुल याद रखते चलें। आप वीडियो ध्यान से देखते चलें, तो आपको एक ही बार में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होते जा रहे होंगे। तो आप लोग बस स्किप ना करें, ना ही बिल्कुल उसमें ध्यान से देखते चलें। एक बार आप देखो पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको याद, आपके 4 से 5 नंबर यहाँ से पक्का बन जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में। तो आपको वीडियो ध्यान से देखती जानी है। अगला है अभिनेता। जो अभिनेता है उसकी जोड़ी कैसी मिलेगी, आप देख बताना है कि अभिनेता जो होता है वो किस में होता है, नाटक में होता है। किस में होता है, नाटक में होगा अभिनेता। अगला, बायस ओवर। जो बायस ओवर होता है वो कौन होता है, तो स्वागत कथन जो होते हैं उसको हम बायस ओवर कहते हैं। स्वागत कथन किसी के आने पर जो स्वागत कथन बजता है तो उसी को क्या कहते हैं, बायस ओवर कहते हैं। स्वागत कथन को याद रखना है, स्वागत कथन को क्या कहेंगे, बायस ओवर। अगला, रेडियो नाटक जो होता है उसकी जोड़ी किससे मिलेगी। तो जो रेडियो नाटक होगा वो ध्वनिक नाटक होगा, क्योंकि रेडियो में कैसी है, ध्वनिक नाटक कहलाएगा। अगला, आत्मपरक शैली कैसी होती है। जो आत्मपरक शैली होती है वो कैसी है, तो आत्मपरक शैली जो है वो है अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। आत्मपरक शैली कैसी है, अप्रत्याशित विषयों पर लेखन जो आत्मपरक शैली कहलाती है। अगला, फ्रीलांसर। जो फ्रीलांसर होता है जी क्या है, तो अलग अलग अखबारों में लेखन जो होता है वो कौन होता है, अलग अलग अखबारों में लेखन होता है वो क्या है, फ्रीलांसर कहलाता है। तो आपकी जो जो सही जोड़ी है जी आपकी खत्म हो गई हैं। आइए अब हम देखते हैं एक शब्द में उत्तर। तो एक शब्द में उत्तर हम देखेंगे, आपको इनके आंसर बताना है। तो पहला है भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है। तो भारत की जो पहली मूक फिल्म है वो कौन सी है, आपको बताना है। तो भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी है, तो आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र जो थी वो भारत की पहली मूक फिल्म थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र, तो इसका आंसर हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र जो है वो पहली मूक फिल्म थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है नाट्य शास्त्र के अनुसार नाटक के प्रत्येक अंक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो नाटक के अनुसार प्रत्येक जो अंक की अवधि है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो है 48 मिनट। कितने, 48 मिनट, 48 मिनट होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कहानी लिखना सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है। तो कहानी लिखना या सीखना, जो कहानी लिखना सीखने हैं इसकी सबसे अच्छा तरीका, कारगर तरीका कौन सा है। तो अच्छी कहानी पढ़ना, यदि आप अच्छी कहानी पढ़ोगे तो आप कहानी
अच्छी लिखना भी सीख जाओगे। तो क्या है, अच्छी कहानी पढ़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छी कहानी पढ़ना। अगला, दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो आप कोई भी बता सकती है, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, पत्रिका, नई दुनिया, कोई भी आप लिख सकते हैं। तो दो आप समाचार पत्रों के नाम लिख सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी आते हो आप उनको भी लिख सकते हैं। तो दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के नाम लिखना है। तो पत्रिका भी ऑल इंडिया में चलती है, दैनिक भास्कर भी ऑल इंडिया में चलता है और दैनिक जागरण भी ऑल इंडिया में चलता है। तो इनके आप नाम लिख सकते हैं। आइए अगला हमें बताना है कि रेडियो नाटकों में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है। तो रेडियो जो नाटक होते हैं उनमें पात्रों की जो पहचान होती है वो किसके माध्यम से होती है। तो इसका आंसर जो होगा किसके माध्यम से होगी, संवादों के माध्यम से। संवाद करेंगे तो किसके, संवादों के माध्यम से। किसके, संवाद के माध्यम से होगी जो पहचान होगी है इनके माध्यमों की। आइए अगला देखते हैं, आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए। तो रेडियो नाटक की जो अवधि है वो कितनी होनी चाहिए, या आगे कहा गया है रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है। तो 15 से 30 मिनट की होती है। कितना, 15 से 30 मिनट की रेडियो नाटक की जो अवधि होती है वो होती है। आइए अगला देखेंगे हम। इसी प्रकार से हमारे अगले जो एक शब्द में उत्तर हैं वो बताए गए हैं आपको। पहला इसमें है HTML का फुल फॉर्म क्या है। तो HTML जी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर में यूज की जाती है। एक जावा है, C++ है, HTML है। तो HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या है, हाइपर, H से हो गया हाइपर, S से क्या हो गया हाइपर, T से हो गया T से हो गया टेक्स्ट, और M से हो गया M है, सो M से हो गया मार्कअप, और L से होगा लैंग्वेज। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आइए अगला है अपना, मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका आंसर जो होगा आपका है शब्दों में स्थायित्व। क्या होगा, शब्दों में स्थायित्व। तो इसका शब्दों में जो स्थायित्व है वो इसका आंसर हो जाएगा। मौद्रिक माध्यम की प्रमुख विशेषता क्या है, तो क्या है, शब्दों में स्थायित्व हो जाएगा। अगला, उल्टा पिरामिड शैली में कौन कौन से हिस्से हैं। तो उल्टा पिरामिड जो शैली है उसमें 3 हिस्से होती हैं। पहला है हेडलाइन। क्या होगा, पहला होगा हेडलाइन, दूसरा हेडलाइन या इसी को हम लीड भी बोलते हैं, मुखड़ा बोलते हैं। अपने के मुखड़ा सुनाओ, सबसे पहले जो शुरुआत होती है तो हेडलाइन आती है सबसे पहले। तो हेडलाइन या मुखड़ा भी कुछ भी कह सकते हैं। दूसरा होती है बॉडी। दूसरा क्या होती है, बॉडी, मतलब किसके ऊपर जो बात है दूसरे नंबर पे होगी बॉडी। और तीसरे नंबर पे जो होगा वो निष्कर्ष निकलेगा। क्या है, निष्कर्ष। क्या होगा, निष्कर्ष। तीसरे नंबर पे निष्कर्ष होगा अपना। तो तीसरे नंबर पे क्या होगा, निष्कर्ष। क्या होगा, निष्कर्ष होगा। तो 3 प्रकार निष्कर्ष या अपन समापन भी बोल देते हैं उसको, तो समापन भी कह सकते हैं। तो पहला हेडलाइन, दूसरा बॉडी और तीसरा निष्कर्ष। तो उल्टा पिरामिड में ये 3 प्रकार की होती है, क्योंकि जो समाचार पत्र होती है उसकी भाषा कैसी होती है, उल्टा पिरामिड वाली होती है। अगला, पत्रकारों के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो पत्रकार के कोई भी 3 प्रकार बताइए। तो आप जानते हैं खोजी पत्रकार हो सकता है, मतलब कोई खोज करता हो तो वो खोजी पत्रकार हो गया। तो कौन हो गया, खोजी पत्रकार। खोजी पत्रकार। दूसरा अपना हो सकता है खेल पत्रकार। क्या हो सकता है, दूसरा खेल पत्रकार भी हो सकता है। खेल, दूसरे नंबर का है खेल पत्रकार। पत्रकार 2 नंबर हो गए, खेल पत्रकार हो गया। तीसरा आपका बाल पत्रकार भी हो सकता है, जो छोटे बच्चों की कहानियां लेके आता है। कौन सा है, बाल पत्रकार। पत्रकार, तो बाल पत्रकार भी हो सकती है। तो इस प्रकार से जो जो पत्रकार है इनके प्रकार हो गए हैं। अगला, कविता के माध्यम में प्ले विद द वर्ल्ड किसने कहा। तो कविता के माध्यम में जो प्ले विद द वर्ल्ड है जो किसने कहा था, तो जो अंग्रेज कवि है एक, W.H. ऑयडेन। क्या है, ऑयडेन।
क्या है? WH आयोडीन, WH आयोडीन, आर्डेन, WH आयोडीन जो है इन्होंने कहा था। अगला लास्ट हमारा है कि कविता के लिए चित्त भाषा पर किसने जोर दिया था? तो जो कविता होती है इसमें चित्त भाषा पर किसने जोर दिया था? तो सुमित्रानंदन पंत ने जोर दिया था। किसने? सुमित्रानंदन पंत ने। तो आज के इस वीडियो में हमने जो माध्यम एवं अभिव्यक्ति है उसके सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा।